नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। और स्वागत है आपका एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर क्लास में। आज का टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। मुझे यह बताने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में उसे अपने कॉपी में लिखना और 2 बार 3 बार रिवीजन करना। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर से जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप देख सकते हैं। और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट के तौर पर पॉइंट्स देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे लगभग 3 प्रश्न बन रहे हैं, तो कृपया करके इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। पहला है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस तथ्य पर ध्यान दिया। उन्होंने धन की निकासी पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में नामक पुस्तक में इसे विस्तार पूर्वक बताया था। तो इस पॉइंट से लगभग 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था, और उन्होंने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो 2 क्वेश्चन हो गए। और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 नामक पुस्तक में इसे विस्तार पूर्वक बताया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक किसने लिखा, तो ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, और यह लिखा था 1867 में, याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया था, और असम चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी। तो याद रखिएगा कि इससे लगभग 3 प्रश्न बन गए। पहला क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। और भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया था, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असम चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी। तो लगभग 3 प्रश्न बन चुके हैं इससे। अभी तक हमने इससे और इससे 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए हैं। अब चलते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। नील आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा समर्थन प्राप्त था, और हिंदी पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे। और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया था। इस नाटक ने नील आंदोलन में प्राण फूंक दिए। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अद्भुत और अग्रदूत भी बना। तो इससे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी, जो नील आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे। और नील दर्पण नाटक किसके द्वारा दिखाया गया था, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया हुआ है। और यही वो नाटक था जिसने नील आंदोलन में प्राण फूंक दिया था, और यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना था। तो लगभग मुझे लगता है कि इस पॉइंट से लगभग 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो इसे ज़रूर अपने कॉपी में वीवीआई के तौर पर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इस वीडियो में हाईलाइट किया गया है, इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, सिर्फ उसे ही अपने कॉपी में लिखिएगा और सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा। इस टॉपिक का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण किया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल के आ सकता है 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से किस जगह की दीवानी ग्रहण किया था, तो बिहार और उड़ीसा का। आप चित्र में देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। आगे चलते हैं और इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेशिक कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए और मनमाफी फसलों की खेती कैसे कराई। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। आप देख सकते हैं चित्र में एक तरह से सामान बेचा जा रहा है, दुकान लगाए हुए हैं। चित्र 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी वीवीआई के तौर पे आप मार्क कर सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। तो कुछ आंसर में आप लगाइएगा कॉर्नवालिस। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो याद रखिएगा कि 1770 में एक अकाल पड़ा था बंगाल में और इसमें 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब आगे चलते हैं, खेती में सुधार की जरूरत। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। और इस बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। अब अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जान लेते हैं कि सर्वप्रथम 1793 में अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था जिसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त को जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। बंगाल के बाद इसे बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया था। तो याद रखिएगा बंगाल के बाद इसे बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था और अस्थाई बंदोबस्त को जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है और इसे 1793 में लागू किया गया था। और यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ था। आप चित्र में देख सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जानते हैं एक नई व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त की असफलता के बाद कंपनी को यह लगने लगा कि राजस्व बंदोबस्त के लिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके तहत एक नई व्यवस्था लागू की गई जो महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार मान लिया जाता था और इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। और यह व्यवस्था सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था जिसे 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू किया गया। तो याद रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू किया गया था और इसे होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने इस नई व्यवस्था को तैयार किया था और इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना गया या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब जानते हैं मुनरो व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई के अधिकतर भागों में लागू की गई और इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार कर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई और मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू की गई। तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने लागू किया था और मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू की गई। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है यह कथन के तौर पर आ सकता है कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसान की रक्षा करनी चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो मुनरो के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए।
अब जानते हैं यूरोप के लिए फसल। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी अफीम और नील की खेती पर ज़्यादा जोर लगा रही थी और लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो याद रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है ना इस चैप्टर से, सिर्फ उसे ही कवर किया गया है। आपको किताब को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सिर्फ वही को हाईलाइट किया गया है, ताकि इससे आपका भी समय बचे और आप अलग से अपना स्टडी भी कर सकें। सिर्फ आप इसे अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और फिर अपना रिवीजन करते रहिए। अब जानते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में उगाया जाता था और यूरोपीय देशों में कपड़ों को रंगने के लिए वोड नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था, जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। और 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। तो यह आ सकता है क्वेश्चन कि 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पहले चित्र 7 को देखते हैं। इस चित्र में बताया गया है सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 में। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत कब किया गया था? तो अगस्त 1791 में। और 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीन का उत्पादन शुरू किया गया था और इस बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला और 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी और इस घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि नील की खेती कैरिबियाई द्वीपों में क्यों ठप हो गई थी। इसमें ज़्यादा सिर्फ इम्पोर्टेंट है, सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 में की गई थी और 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीस उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीन का उत्पादन शुरू किए थे। तो चीनी और नील का उत्पादन 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। तो 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% तक हो चुका था। और यहाँ पे बताया गया है नील की खेती कैसे होती थी। निज खेती की समस्या, यहाँ पे अब बस यही खेती में समस्या के बारे में बताया गया है। रैतों की ज़मीन पर नील की खेती, तो यहाँ पे जो हाईलाइट है ये इम्पोर्टेंट है। ये सीटेट में भी पूछा जा सकता है कथन के तौर पर और बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा सकता है। सही या गलत दोनों कथन सही हैं या इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है। रैती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे और कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो आ सकता है इस टाइप से कथन के तौर पर, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है।
तो इसमें ये निकल के आता है कि बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। आप चित्र 8 में देख सकते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए और भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। ये भी कथन के तौर पे आ सकता है। और चित्र 9 में आप देख सकते हैं खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधों के गट्ठर। अब यहाँ पे बताया गया है नील का उत्पादन कैसे होता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट नील विद्रोह और उसके बाद। तो नील विद्रोह मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला रैतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब नील विद्रोह के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या था। तो याद रखिएगा नील विद्रोह पहला किसान विद्रोह था जो मार्च 1859 ईस्वी में सैकड़ों रैतों ने नील की खेती करने और बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका है कि नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए सीटॉन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग 1860 ईस्वी में गठन किया गया। तो याद रखिएगा कि नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग 1860 ईस्वी में गठन किया गया था। और इसे कथन के तौर पर पढ़ लेते हैं। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। तो इसमें ज़्यादा गलतफहमी फैल गई थी। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौर नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो यहीं से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और जो जो हाईलाइट किया गया था इसमें आपको बता दिया गया है और सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो हाईलाइटेड है उसे अपने कॉपी में लिखना, क्योंकि मैं जब से वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब से मैं एक ही चीज़ को विनती से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से SCERT और NCERT किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिर्फ काम यही है कि आपको जो जो हाईलाइट किया गया है उसे पढ़ना और रिवीजन करना। इसी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर जो जो इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर का जो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड इम्पोर्टेंट था वो अलग से भी आपको बता दिया गया है। इसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, इसलिए मैंने शुरू ही में बोला था कि आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इन तीनों हाइलाइटेड से लगभग 10 प्रश्न बन रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है TRE के लिए और इन्हीं में से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे TRE 4 में। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह मैंने पिछले ही अध्याय में आप लोगों को बताया था, 1757 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मांगते थे? तो सोना और चांदी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था? तो 10/11 भाग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला 4 नंबर। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्त को लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। और कब किया था? तो 1793 में। 7 क्वेश्चन, महालदार शब्द किससे संबंधित है? तो मुखिया। 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था? तो पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार महालवाड़ी व्यवस्था पर होता था। ये मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया है और इससे 3 से 4 प्रश्न भी निकलेंगे, ये भी बताया है। रैतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रैतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने लागू किया था। महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो चंपारण से। और ये सारे क्वेश्चन NCERT का है।
इसीलिए मैंने बोला था लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया था? तो नदिया जिले से, ये मैंने एससीईआरटी में भी बताया है। यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी? तो नील की, ये भी बताया गया है। इसीलिए मैंने सबसे पहले एससीईआरटी कंप्लीट किया, उसके बाद एनसीईआरटी की ओर चल रहा हूँ। और ये भी मुझे लगता है कि 3, 4, 5, 6 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 9, 10 की ओर चलेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो मद्रास से। अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं? तो जागीरदारी व्यवस्था। ये भी मैंने 2-3 बार बोल कर बोला था कि अस्थाई बंदोबस्त को जागीरदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी? तो उच्च थी। तो इन्हीं के साथ हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरी दृष्टि से और एग्जामिनर की भी दृष्टि से। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई हो और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल अभी नया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन अच्छा हो।